जितना साइज मेरे चैनल का है उस हवाले से आई थिंक 100x और मोर उससे ज्यादा रेवेन्यू उसने जनरेट किया। अगर आप मेरी ओल्डेस्ट वीडियो जाकर देखोगे ना, मैं लिटरली टाइप कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लिटरली टाइप करते हुए मैं उनको कह रहा हूँ गाइस आई एम सो नर्वस टू मेकिंग दिस वीडियो, ऑल दैट, फुल नर्वस। यार कितना फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी जाती ऑडियंस स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप किसी और की ऑडियंस बोरो कर सकते हो उसको पॉडकास्ट पे इनवाइट करके। कि मेरा निकनेम जो है ना वो राजा है, ठीक है, तो मेरे फेसबुक के ऊपर जो नाम जो है ना वो भी राजा ही था, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया ना तो उस टाइम पे जो है वो ज्यादातर जो यूएस या यूके के लोग हैं ना वो उसको प्रोनाउंस करते हैं राहा। ऑलमोस्ट $2 बिलियन प्लस वर्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू किया मैंने पॉडकास्ट पे, जिसमें से जो काफी ज्यादा नोटेबल गेस्ट हैं वो है co-founder ऑफ ClickFunnels रसल ब्रंसन, CEO ऑफ फ्लिपा, co-founder ऑफ Mindvalley, co-founder ऑफ Go High Level और 150 अदर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट आरजे अहमद भाई, जो कि एक पॉडकास्टर है और उसके अलावा ये एक आरजे भी हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम आरजे अहमद है जी। और मैं पिछले 5 साल से जो है वो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट $2 बिलियन प्लस वर्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू किया मैंने पॉडकास्ट पे, जिसमें से जो काफ़ी ज़्यादा नोटेबल गेस्ट हैं वो है co-founder ऑफ ClickFunnels रसल ब्रंसन, CEO ऑफ फ्लिपा, co-founder ऑफ Mindvalley, co-founder ऑफ Go High Level और 150 अदर्स। और उसके अलावा जो है मैं पॉडकास्ट प्रोडक्शन एजेंसी रन कर रहा हूँ, जिसमें हम दूसरे क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं पॉडकास्ट उनका सेटअप करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन हैंडल करते हैं। तो जो चीज़ मैं अपने लिए कर रहा हूँ वही मैं क्लाइंट्स के लिए रेप्लिकेट कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन। आपके नाम के साथ आरजे लगा है, तो आप पहले रेडियो के अंदर भी काम कर चुके हैं? नहीं, मैं रेडियो के अंदर नहीं काम किया। असल में उसकी स्टोरी जो है ना वो इस तरीके से है कि मेरा निकनेम जो है ना वो राजा है, ठीक है, तो मेरे फेसबुक के ऊपर जो नाम जो है ना वो भी राजा ही था, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया ना तो उस टाइम पे जो है वो ज्यादातर जो यूएस या यूके के लोग हैं ना वो उसको प्रोनाउंस करते हैं राहा, वो जे जो है ना वो एच की तरह पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने एक दफा सुना, 2 दफा सुना, मैंने कहा ये तो गुजारे लायक चीज नहीं है कि अगर मेरा निकनेम भी जो है वो गलत प्रोनाउंस करे ना। मैंने कहा ऐसा क्या ऑप्शन है जिसमें राजा को यूज कर पाऊँ स्टिल अपने नाम के साथ और वो इजीली प्रोनाउंस भी कर पाए। तो फिर मैंने ये देखा कि आरजे अवेलेबल है, आरजे अहमद मैंने देखा, डोमेन अवेलेबल थी, मैंने डोमेन बाय किया और अपने सारे सोशल मीडिया पे जो है अपना नाम चेंज कर दिया, फिर आरजे अहमद रखा, फिर उसके बाद से आरजे अहमद ही यूटिलाइज किया। एटलीस्ट अगर किसी को मेरा सेकंड नेम जो मेरा ओरिजिनल नेम है अहमद उनको ना पता हो, एटलीस्ट वो आरजे से उन्हें पता होगा कि वो किससे बात करें, इजी टू यूज, इजी टू प्रोनाउंस, तो फिर सबको फिर याद रहता है कि क्या नाम है। तो आपने अपनी पॉडकास्टिंग की जर्नी किस तरह स्टार्ट की थी? असल में मैंने पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि मैं पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी स्टार्ट करूँगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैं एक इंट्रोवर्ट था, ठीक है, यानी कि ना तो लोगों के साथ मिलना, क्लास में अगर अगर वो कह दें कि ये सबक जो है वो सुनाओ क्लास में, वो कहता था मुझे छोड़ दो ठीक है, मुझे छोड़ दो, बेशक किसी और को बुला लो। तो इस तरह का मेरा एक नेचर था कि मैं अगर 10 लोग बैठे हैं तो इतना ज़ोर से बात करना वो मेरी आदत नहीं थी। लेकिन वो होता है ना कि आप जो चीज़ प्लान करके बैठे होते हो अल्लाह को कोई और प्लान होता है। तो मेरे केस में सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी ना मेरे से नहीं होंगी, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा रास्ता जो है वही है। तो जब मैं ऑनलाइन स्पेस में काम करना स्टार्ट किया तो और रसल ब्रंसन का कंटेंट फॉलो करना स्टार्ट किया तो उसने ना एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आप जो है ना वो दूसरे लोगों की अथॉरिटी को बोरो कर सकते हो और अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑडियंस, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली तौर पे सोचें ना, अगर हम किसी को कहें हमें आपका टाइम चाहिए, वो कहेंगे यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या तो मेरे टाइम के लिए आप पे करो या मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कहो कि मेरा एक पॉडकास्ट है और मैं आपको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ, रिगार्डलेस कि आपका पॉडकास्ट बड़ा या छोटा है, काफ़ी हाई लाइकली चांसेस होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है पॉडकास्ट है, मैं वहाँ जाऊँगा, अपना मैसेज शेयर करूँगा और वो कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब उसने मुझे ये आइडिया एक दफ़ा बताया ना तो मैंने कहा यार कितना फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी ज़ाती ऑडियंस स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और की ऑडियंस बोरो कर सकते हो उसको पॉडकास्ट पे इनवाइट करके। तो वहाँ से मैंने कहा कि अब मुझे भी किसी तरीके से देखना है कि मैं किस तरह पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ। तो जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, अगेन कोई प्रॉपर माइक नहीं है, लाइटिंग, नो कैमरा, हॉस्टल में मैंने स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट एपिसोड जो था वो मुझे अच्छे से याद है कि मैं मेट्रोस के ऊपर बैठा हूँ, उसके ऊपर तकिया रखा है, उसके ऊपर लैपटॉप रखा है और इस तरीके से स्टार्ट किया। बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट इम्परफेक्ट, ठीक है, ताकि आप वहाँ से जो है परफेक्शन की तरफ स्लोली जाते जाओ। अगर आपके पास कोई भी चीज़ आप ये समझ लेंगे, आपको परफेक्ट स्टूडियो चाहिए, परफेक्ट लाइट चाहिए, परफेक्ट माइक चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्टिल परफेक्ट नहीं है, वो भी उस लेवल पे है नहीं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर स्लोली कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ करने स्टार्ट किए, लेकिन वो ऑफिशियल पॉडकास्ट में मैंने उसको लेबल नहीं किया था। मैं अपने फेसबुक ग्रुप में लाइव कर रहा होता था इस तरीके से और इंटरव्यूज़ कर रहा होता था। मैंने कहा यार इसका फ़ायदा तो नहीं है अगर मैं खाली जो है वो इंटरव्यूज़ करूँ और मैं उसको लेबल ना कर पाऊँ एज अ पॉडकास्ट। तो फिर मार्च में राइट अराउंड कोविड, उस टाइम पे जो है मैंने उसको लेबल किया एज अ
पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ विद एंटरप्रेन्योर्स के नाम से, और फिर जी। वहाँ से जो है ऑफिशियल पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट की। तो ये आई थिंक मार्च 2020 की बात है, तो अब ऑलमोस्ट जो है वो 4.5 साल हो गए। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था पॉडकास्टिंग जब आपने स्टार्ट की थी? सबसे पहला चैलेंज जो मुझे आया था ना, वो ये कि आई वॉज टू एक्साइटेड जब मेरे पास वो गेस्ट आता था जिसको मैंने बुक किया है। क्योंकि आप ये सोचें ना, आप किसी को कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, आप जी। उससे सीख रहे हैं, एंड देन वो आपके पास अब आ गया है, तो आप जो है वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक फैन बॉय बन जाते हैं। जी। यार इसको तो मैं फॉलो करता था, इससे मैंने सीखा है, अब ये मेरे पास आ गया है, अब मैं जो है, आप बहुत ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं। जी। जब आप ओवरली एक्साइटेड होते हैं तो वो आपको एज अ फैन ट्रीट करते हैं कि यार ये तो आप ये समझ लो कि मेरा फ़ैन ही है ऑलमोस्ट, ठीक है? क्योंकि जिस तरह रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह सवाल पूछ रहा है मेरे से, ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह नॉर्मल फ़ैन करते हैं ना, उस तरीके जी। से। तो मेरे केस में भी इसी तरीके से था। जो मेरा पहला एपिसोड था, स्पेंसर मेकम है, वो काफ़ी हाई लेवल एफिलिएट मार्केटर है, ऑलमोस्ट $5 मिलियन उसने कमाए एज एन एफिलिएट किसी के जी। प्रोडक्ट्स प्रमोट करके। तो उसको मैं पहली दफ़ा पॉडकास्ट पे लेकर आया, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, और आप ये समझे कि मैं सारा टाइम मुस्कुरा रहा हूँ, सारा टाइम इतना खुश ये वो, और लिटरली मैंने सवाल में से ये पूछ लिए थे कि बैकड्रॉप जो है ना, ये असली है, ये नकली है, जो कि बिल्कुल ये कोई सवाल नहीं है मेरा पूछने वाला उससे, जी। स्पेशली पॉडकास्ट के अंदर। लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था सारी चीज़ों को लेकर ना, मैं उससे इस तरह के सवाल पूछने लग गया, और मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल इंटरव्यू में सब कर दिया है, कभी वो मेरा रिप्लाई नहीं करेगा, कभी मुझे जवाब नहीं देगा, कभी भी उसको मैंने मैसेज किया। तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था कि किस तरह सेल्फ कंट्रोल रखना, जी। इस तरह ये याद रखना कि अगर कोई भी बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर आपके पॉडकास्ट पे आता है ना, आखिर में वो आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ठीक है? इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है मैं इस तरीके से देता हूँ कि पॉडकास्ट जो है ना वो आपका घर है। जी। बेशक इमरान खान आपके घर पे है, बेशक कोई भी जो है वो पॉलिटिशियन आए, बेशक कोई भी जो है वो सेलिब्रिटी आए, कोई भी इन्फ्लुएंसर आए, असल में वो आपकी डिक्टेशन पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो घर आपका है, जी। ठीक है? आप उसको गाइड कर रहे हैं कि घर पे आए, यहाँ बैठें, ये खाइए, ये क्यों? क्योंकि वो आपका घर है और आप उसको डिक्टेट करें। पॉडकास्ट में भी इसी तरीके से होता है। आपका काम होता है एज अ होस्ट उनको डिक्टेट करना, उन्हें बताना, उनको सवाल पूछना, उनको लीड करना अगले सवाल पे, सारी चीज़ें। तो जी। जिस टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ आ गई ना, तो फिर वहाँ से जो है वो चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो गई, और वो भी ऑलमोस्ट आई वुड से कि 7 या 8 या 9 एपिसोड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको इस तरीके से बेहतर करना चाहिए। तो आपने अपनी यूट्यूब जर्नी जो है मतलब जब आपने स्टार्ट किए थे तो आपको यूट्यूब के अंदर क्या चैलेंजेस आए थे? असल में मेरी यूट्यूब जर्नी ऑनलाइन मार्केटिंग या इस चीज़ से पहले ना, मेरा असल में इससे पहले पियानो का चैनल था। जी। जिनको आइडिया है कि मैं पियानो वगैरह भी प्ले कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं, तो मैंने अपना चैनल बनाया था आई थिंक 2015 के अंदर पहले। तो वहाँ से मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया था कि यूट्यूब का क्या प्रोसेस हो सकता है, और आई थिंक उसके ऊपर 500,000 व्यूज़ थे उस टाइम पे जब मैंने वो चैनल बनाया था, और इस तरह कुछ। तो मुझे एटलीस्ट आइडिया था कि यूट्यूब का क्या पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन मैं एक डिफरेंट मार्केट को टारगेट कर रहा था। जी। इस दफ़ा ये था कि उस टाइम पे मैं अपना फेस नहीं लेकर आ रहा था कैमरा पे, और मुझे अच्छे से याद है मैंने उस चैनल पे जो है ना वो कहा था कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, वो पियानो का चैनल, मैं अपना फेस रिवील करूँगा, और मैंने कभी भी नहीं किया। जी। मैं कभी भी अपना फेस रिवील नहीं कर पाया, बिकॉज़ मैंने कहा क्या सोचेंगे, मैं प्यारा नहीं लगूँगा, क्यों कैमरा पे सही कुछ बोल नहीं पाऊँगा, मैं उनको थैंक यू नहीं कर पाऊँगा, जी। और वो लिटरली वो वीडियो कभी मेरे से बनी ही नहीं वहाँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जब मैं अब यही यूट्यूब चैनल अपने नाम से बना रहा था। क्यों? अब इसमें मेरा पर्सनल ब्रांड इन्वॉल्व था, इस बार मेरा चेहरा तो इन्वॉल्व ही है इसके अंदर अब। तो जी। उस टाइम पे अगेन जब मैंने कंटेंट स्टार्ट किया वो इसी तरीके से था, वही लैपटॉप है मेरे पास, कोई प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, फुल नर्वस। अगर आप मेरी ओल्डेस्ट वीडियो जाकर देखोगे ना, मैं लिटरली टाइप कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और लिटरली टाइप करते हुए मैं उनको कह रहा हूँ गाइस आई एम सो नर्वस टू मेकिंग दिस वीडियो, ऑल दैट, फुल नर्वस। लेकिन अगेन वही बात जिस तरह मैंने शुरू में बोली है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो स्लोली स्लोली बिल्ड होता है, जी। ठीक है? वो तभी होता है जब आप एक चीज़ रेपिटेशन में कर रहे हैं ना। शुरू में तो कोई भी अच्छा नहीं होता, जी। वो जब अच्छा होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक चीज़ बार बार कर रहा है, उसी वजह से वो अच्छा हुआ। जी। अदरवाइज कोई भी अच्छा नहीं होता। तो मेरे लिए वही चैलेंज था कि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, ताकि जी। मैं अपनी वोकैबुलरी, अपनी कम्युनिकेशन, अपना कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा जो है उसको बेहतर बनाते जाऊँ। सो ये मेरा गोल था, ये मेरा चैलेंज था, और फिर अगेन आई थिंक 400 वीडियोस शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म पोस्ट करने के बाद जो है फिर वो कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसे-ऐसे बेहतर होता गया। तो आपने अभी अपना मतलब जो है वो मोनेटाइज़ किया है अपना पॉडकास्ट को? मेरा मेरा चैनल जो है ना वो एडसेंस अगर आप कहो तो मोनेटाइज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अलावा बाकी बैकएंड पे कहो चैनल, जिस तरह आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, और किसी चीज़ का रिव्यू देना, और जी। अपनी सर्विस को अराउंड कंटेंट क्रिएट करना,
उस हवाले से उसने मेरे हिसाब से जितना साइज मेरे चैनल का है उस हवाले से आई थिंक 100x और मोर उससे ज़्यादा रेवेन्यू उसने जनरेट किया। उतना आई थिंक मेरे 100,000 व्यूज़ है कलेक्टिवली यूट्यूब के ऊपर। जी अब पाकिस्तान में जिस तरीके से आपका यूट्यूब का एड रेवेन्यू होता है स्पेशली उस सर्टन मार्केट में, वो आई थिंक आपको मेरे ख्याल से आई थिंक $200-250 तो वो मिलियन व्यूज़ पे दे रहे होते हैं पाकिस्तान के जिस तरह रेवेन्यू पे। तो उस हिसाब से आप ये समझेंगे वो $25 मिलने थे। अब वो 25 मिलने थे, उसके मुकाबले पे आई थिंक 1000 गुना ज़्यादा से ज़्यादा मिले हैं। तो अब जी उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जस्ट बिकॉज राइट कंटेंट, राइट ऑडियंस, राइट ऑफर जो जिसको टारगेट किए गए स्टिल जो है, तो इसलिए मुझे ऑनेस्टली उस तरीके से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मोनेटाइज है ही नहीं, क्योंकि जो जी। कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली मेरे लिए मोनेटाइज है। तो आप जो है अपनी ऑडियंस से कोई फीडबैक लेके अपने कंटेंट को और शेप करते हैं? आप ये समझिए कि मेरे मेरे गेस्ट और मेरी ऑडियंस डेफिनेटली ये दोनों जो हैं वो फीडबैक प्रोसेस है मेरे लिए, लेकिन मुझे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना पसंद है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल कह रहा है यार तुम्हारी वीडियो अच्छी नहीं है वो, और वो मुझे रीज़न नहीं दे पा रहा क्यों, तो उसकी ओपिनियन तो मैं ले नहीं सकता। जी ठीक है, कीबोर्ड वॉरियर्स आपको हर जगह नज़र आएंगे, वो कहेंगे यार अपना एक्सेंट देखो, किस तरीके से बात करो, ये देखो। जी तो आपको ये फिल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किन की ओपिनियन लेना चाह रहे हो और किन की ओपिनियन नहीं लेना चाह रहे। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, स्पेशली ऑनलाइन में। क्योंकि आप किसी को, अगर आप किसी को मिले भी नहीं हो ना और किसी को आपने देखा भी नहीं है और आपकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, वो भी आपके बारे में अच्छा या बुरा लिख सकता है। उसका मतलब ये है कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना वो बहुत ज़रूरी होता है उसके अंदर। तो येस, फीडबैक मैंने डेफिनेटली लिया है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग मुझे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से फिलर वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, जो कि जी नॉर्मली आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर रहे होते हो सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, फिलर वर्ड्स को किस तरह अवॉइड करूँ मैं, ये मुझे करना चाहिए, तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है और बात जी बिल्कुल ठीक है। और मुझे यह क्या करना चाहिए जब मैं इंटरव्यू के बीच में हूँ और मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है, तो मुझे ठीक करना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आप ये सोचो कि अगर 150 एपिसोड्स है ना, उसका मतलब है कि 150 एपिसोड्स में काफ़ी आइट्रेशंस इंप्रूवमेंट की हुई हैं, जी ठीक है ना। अगर कोई बंदा 150 एपिसोड्स कर रहा है ना और उसने 0 से लेकर 150 में कोई इंप्रूवमेंट की और यू एज एन ऑडियंस भी नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब ये कि आपने कोई ग्रोथ नहीं की है। जी ठीक है, उस वॉल्यूम का मैटर नहीं करता अगर आप उसके अंदर जो है ना वो इंप्रूवमेंट का ग्राफ इस तरह नज़र नहीं आ रहा। अगर वो 0 से 150 तक जो है ना वो इसी तरह जा रहा है ना और वो खाना पूरी कह रहा है बस मैं उसको नंबर्स जो ना इंक्रीज कर लूँ और बस उसको कर लूँ, उसका मतलब है दैट्स नॉट एनी इंप्रूवमेंट एट ऑल। जी You can be 10 times better with 10 episodes compared to like one time better with 150 episodes. तो मेरे केस में यह था कि हर एपिसोड में ऐसी क्या चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, किस तरह मैं अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकता हूँ, किस तरीके से जो है मैं अपनी कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अच्छे सवाल पूछ सकता हूँ, किस तरह से मैं अच्छा इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ उनको, किस तरह से मैं कंटेंट को और बेहतर रिपर्पस कर सकता हूँ। ये सारे कंटेंट के प्रोसेसेस हैं। जी तो इस तरीके से मैं इंप्रूवमेंट कॉन्स्टेंटली लेकर गया हूँ, कभी ऑडियंस से कभी गेस्ट से। सो कॉन्स्टेंट फीडबैक अभी भी चलता है। तो आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट कौन सा था? अगर मैं कहूँ ना कि सबसे इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं पर्सनली कहूँ ना कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ लाइक प्राउड फील कर रहा हूँ जिस जी एपिसोड के लिए, या जो मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ एक अचीवमेंट टाइप है, वो जी डेफिनेटली रसल ब्रांसन का एपिसोड है जो कि 100th एपिसोड था मेरा। क्योंकि आप देखें जिस तरह मैंने शुरू में एपिसोड को बताया कि उसी के कंटेंट ने मुझे बताया कि पॉडकास्ट की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मैंने माइंड में रखा हुआ था कि उसको मैं लेकर आऊँगा पॉडकास्ट पे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरीके से। वो एक ना काफ़ी काफ़ी अच्छा कोट है स्टीव जॉब्स का कि यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स मूविंग बैकवर्ड। ठीक है, जब आप आगे चले जाते हैं ना फिर आपको नज़र आता है कि पीछे वो डॉट्स किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप जा रहे होते हैं उस जर्नी के अंदर, फिर आपको रियलाइज़ होता है क्यों ये स्टेप्स ज़रूरी थे। तो मेरे जी माइंड में था कि रासल को कभी ना कभी तो लेकर आना है पॉडकास्ट पे, बस ये आइडिया नहीं था किस तरीके से। तो मेरी जी पहली स्ट्रैटेजी जो थी ना वो उसके अराउंड ये थी कि मैं देख रहा था कि रसल के क्लोजर सर्कल में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो उसके सर्कल का पार्ट हैं, ताकि जी मैं उनको लेकर आऊँ पहले अपने पॉडकास्ट पे, जी ताकि जब वो अपना कंटेंट रिपर्पस करें, कंटेंट शेयर करे, और सिंस रसल ने उनको फॉलो किया हुआ है तो वो कॉन्स्टेंटली देखे कि यार कोई आरजे अहमद जो है वो इस तरह पॉडकास्ट कर रहा है, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा है, वो शेयर भी करें वगैरह। जी क्योंकि पहला गोल जो है ना वो ये होता है कि आप एक एग्जिस्टेंस बिल्ड करते हो अपनी एक गेस्ट के माइंड में, जी अगर कि वो आपको जाने कि आप कौन है, कि रेहान कौन है, लेट्स से। ठीक है, उसके बाद अगली स्टोरी स्टार्ट होती है कि आप क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है। पहले उन्हें पता होना चाहिए कि रेहान वो इस तरह दिखता है और ये उसका नाम है, और जी फिर अगली गेम स्टार्ट होती है। तो पहले ये गोल एग्जिस्टेंस, तो मेरे केस में भी ये था, पहला गोल ये था कि एग्जिस्टेंस क्रिएट करना और फिर उसके रेलेवेंट लोगों को इंटरव्यू करना, और फिर फाइनली इस तरह को कोई चांस मिले जिसमें मैं उसके साथ इंटरव्यू करूँ एंड देन मेक श्योर करूँ
कि उससे ऐसे सवाल पूछे जाएं जो कि उससे कभी पूछे नहीं गए, क्योंकि जितने कम लोगों ने उसका इंटरव्यू किया है ना वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम, क्योंकि वो 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर है, पहली चीज़ तो ये। जी और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने उसका इंटरव्यू किया पिछले 20 साल में वो 300 से 400 है, लेकिन स्टिल काफ़ी लोगों ने अभी तक इंटरव्यू किया नहीं है उसके साथ। पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किया। तो अब वो मेरे लिए ये था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी लेट से मिल गई है तो मुझे ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि मैं ऐसे सवाल पूछूं जो उससे कभी पूछे ना गया। तो जी मैंने कम से कम 1 से 1.5 महीना लगाया सवाल उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। जी और फिर जब मैंने उससे सवाल पूछे, वो लिटरली हैरान था कि यार ये सवाल कहाँ से ये लेकर आया पूछने के लिए। उसके असिस्टेंट ने मुझे कहा कि इस तरह के सवाल उससे कभी भी पूछे नहीं गए। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ एज एन अचीवमेंट, एज अ गेस्ट, कि जिसको मैं लेकर आया। स्पेशली इन अ केस जहाँ पाकिस्तान में ओवरऑल कोई भी नहीं लेकर आया, और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने जो है वो इवन के पूछा भी कि यार तुम रासुल को किस तरीके से लेकर आए हो। और अच्छे से याद है वो ई वाक एंड में जो है वो एक इवेंट हो रहा था, तो सर श्याम सरोवर ने कहा कि यार किस रासुल को तुम किस तरह लेकर आए हो जबकि तुम्हारी फॉलोइंग भी इतनी बड़ी नहीं है। मैंने कहा सर मेरा सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ना वो ये है कि मैं किसी को रीच आउट करता हूँ। जी मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे ना कहेगा या मुझे रिप्लाई नहीं देगा, वो मेरी ईगो को जो है वो हर्ट नहीं करेगा। अगर वो जी मुझे ना कहेगा, मैं उससे पूछूंगा अगली दफ़ा कब फॉलो अप करूँ, वो कहेगा 6 महीने बाद। मैं 6 महीने बाद उसको फिर फॉलो अप करूँगा, और अगर वो तब भी ना करेगा वो अगले 6 महीने का मैं सिर्फ फॉलो अप करूँगा। क्यों, कोई भी बंदा जो है ना वो हार्ड वर्क को निगलेक्ट नहीं करता। जी ठीक है, एवरी वन अप्रिशिएट्स द हार्ड वर्क। सो मेरे केस में मेरा माइंडसेट ये है, तो मैं उनको रीच आउट करता हूँ, और मेजोरिटी लोग रीच आउट नहीं करते हैं लोगों को, हमें तो ना मिल जाएगा, वो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। वो अगर ना भी कहेंगे कुछ भी नहीं, वो आपको अभी जानते भी नहीं है और कोई फ़र्क पड़ भी नहीं रहा। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी। तो रासल ब्रंसन 100% मेरे लिए पर्सनल अचीवमेंट है पॉडकास्ट में मेरे। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके यूट्यूब चैनल और आपके पॉडकास्ट के लिए? मेरा असल में फ्यूचर गोल्स करंटली ये कि एक तो हायर टियर गेस्ट जो मेरे माइंड में है जिनको मुझे लेकर आना चाहिए, उनके लिए उनको देखना है कि किस तरीके से लेकर आऊँ। फॉर एग्जांपल आली अब्दाल हो गया, एलेक्स मूजी, नील पटेल, रॉबर्ट कियोसाकी, जी रिच डाकूडार, इस तरह के गेस्ट को लेकर आना एक तो पॉडकास्ट पे। और अगेन अपनी पॉडकास्ट प्रोडक्शन एजेंसी को ही कंटिन्यू करना, जो जो मेरी मेन सर्विस है। जी और फिर जो है ना उसके अलावा जो है फिर उसको देखना है कि किस तरीके से उसकी और विजिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। पहला गोल जो है ना मेरा ओवरऑल वो यही है कि अपने नेटवर्क को बिल्ड करना और उसको स्ट्रांग रखना। ठीक है, और फिर सेकंड मेरा बिजनेस। एंड देन थर्ड ये आ जाता है कि ठीक है अब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाएं, लेकिन वो मेरी आप ये समझ लें कि अटमोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। जी मुझे इससे बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कितने लोग जो है वो मुझे जानते हैं या नहीं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ मुझे उससे ज़्यादा गर्ज है कि कितने लोग जो वैल्यूबल है वो मेरे सर्कल में हैं। जी तो मेरा पर्सनल गोल जो है वो इस तरीके से है अभी। तो आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग या जो आपके कंटेंट होता है बनाते हैं आप जो कंटेंट, तो उसको आप किस तरह प्लान करते हैं पहले? पॉडकास्ट ही है वैसे। पॉडकास्टिंग। देखिए पॉडकास्ट में स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ। 150 एपिसोड के बाद इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाता है कि आपको किस तरीके से सवाल पूछने चाहिए, क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कल किसी के साथ पॉडकास्ट एपिसोड है, मैं पहले देखूंगा कि उसने कोई रिसेंटली पॉडकास्ट किए हैं कि नहीं। जी ठीक है, ताकि मैं, सबसे बुरी बात जो है ना मुझे लगता है जो पॉडकास्ट में नॉर्मली होती है वो ये कि आप वही सवाल उनसे फिर पूछ लेना जो कि पिछले 10 पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया है। ठीक है, वो आप पहली दफ़ा उनसे पूछ रहे हैं लेकिन उनसे वो 10वीं दफ़ा पूछे जा रहा है। आपको इस परसेप्शन से देखना है। ठीक है, जी तो उसका मतलब ये है कि पहला ये होमवर्क ये करना कि उनके पिछले पॉडकास्ट को सुनना कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि मुझे रिपीट नहीं करने। लेकिन उनका फ़ायदा ये होता है जब उन सवालों को सुनते हैं ना तो आपके पास एक फॉलो अप क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, यार इससे जो है और कोई सवाल मेरे दिमाग में आ सकता है। वो फिर वो सवाल की लिस्ट ऐसी होती है जो कि अभी पूछी नहीं गई। जी वो सेकंड ये है कि अगर मैं उसको करंटली फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि उसकी दुनिया में क्या चल रहा है, वो इस टाइम पे क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, क्या उसका अपकमिंग इवेंट आ रहा है, क्या चीज़ चल रही है उसकी पर्सनल लाइफ है वगैरह वगैरह। तो इससे ये भी मुझे आइडिया हो जाता है अगर मैं सोशल उसका फॉलो कर रहा हूँ। तो ये जो दो चीज़ें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंटली मेरे लिए, और फिर मैं इनको माइंड में रख के जो है वो सवाल को लेके चलता हूँ, और फिर वहाँ से जो है ना सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि अगर एक सवाल आपने पूछा, उसने जवाब दिया, उसको प्रॉपरली अगले सवाल पे लेके जाना, ट्रांजिशन करना सवाल को, जी ताकि बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस ना हो, ताकि एक एक अजीब सी साइलेंस हो। और वो भी क्योंकि स्पेशली वर्चुअल में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब इन पर्सन में होते हैं तो आप आमने सामने बैठे होते हो तो आपको एक नॉर्मल जिस तरह आप कोई बात कर रहा हो तो इस तरह का सीन होता है। जी वर्चुअल में इस तरीके से नहीं होता। वर्चुअल में वो रियल टाइम एक्सपीरियंस वाला सीन नहीं है। तो उसमें ये कि आपको उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है कि वो ऑकवर्डनेस क्रिएट ना हो उसके अंदर।
तो किस तरीके से ट्रांजिशन करना, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना, किस तरह से एपिसोड को स्टार्ट और एंड करना ताकि आखिर में भी अकवर्डनेस ना क्रिएट हो। तो फिर वो सारे जो है ना फिर प्रोसेस उसके साथ चलते हैं। तो मेरे केस में जो है वो सवालों का प्रोसेस आप ये समझ लें कि नॉर्मली 2 घंटे में देखता हूँ कि कौन कौन सा गेस्ट है मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, और अगर मैं उसको ऑलरेडी जानता हूँ तो फिर आप समझे मेरे सवाल रेडी है। लेकिन अगर मैं किसी और को एडवाइस दे रहा हूँ, मैं उसको यही कहूँ उसके पिछले एपिसोड्स देखो, वहाँ से फॉलो अप क्वेश्चंस निकालो, एग्जैक्ट वो सवाल नहीं पूछो, और देखो अभी करंटली वो क्या कर रहा है, ठीक है, और देखो कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था ताकि आप उसके रेलेवेंट भी सवाल पूछ पाओ ना। अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज़ कहे आप बताएं आप कौन है, वर्सेस अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल मुझे कहे कि आपने जो है वो लेट्स से 18 साल जो है वो सऊदी में गुजारा है, उसके बाद आप पाकिस्तान आ गए क्यों, और फिर वहाँ से आपका ऑनलाइन जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, सवाल वही है, ठीक है, उसका जवाब वही होगा सारा कुछ, लेकिन डिफरेंस क्या है, किस तरीके से पूछा गया है। वो गेस्ट भी कहेगा यार इसने तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है कि उसने सवाल पूछा वही है, लेकिन वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है पूछा गया है। तो जो एक तरीका होता है ना कि जिस तरीके से आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं उसको आइडिया हो जाता है कि आप जो है ना वो कितने इंटेलेक्ट हैं या नहीं, ठीक है, और वो आपके नेटवर्क में रहना, रिगार्डलेस आप कितनी इनकम कर रहे हैं, रिगार्डलेस आपकी एज क्या है, रिगार्डलेस आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ना वो ये है कि अगर आप अच्छे सवाल पूछ सकते हैं ना, उन्हें आइडिया हो जाता है कि आपका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, और इसी वजह से जो है वो आपसे कनेक्टेड रहना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे केस में मैं कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता, मैं गेस्ट को नहीं सवाल सेंड करता कभी। मैंने आज तक जो है वो सिर्फ एक गेस्ट, वो 10 साल का लड़का है, उसको मैंने क्वेश्चन पूछे थे, क्यों, क्योंकि वो उसका पहला एपिसोड था, उससे पहले उसने कभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं किया था वगैरह, सिर्फ उसको मैंने सवाल सेंड किए थे, वरना आज तक मैं किसी को सेंड नहीं करता। अगर कोई मेरे से पूछता है या उनकी टीम मेरे से पूछती है कि आप क्या पूछोगे, तो मैं उनको एक आइडिया दे देता हूँ कि मैं उसकी लाइफ के बारे में पूछूंगा, उसके बिजनेस के बारे में पूछूंगा, कि वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उस चीज़ के बारे में पूछूंगा, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके बारे में पूछूंगा, एक हाईलाइट दे देता हूँ, लेकिन कभी भी सवाल नहीं देता। आप क्या लोगों को क्या कहते हैं कि वो किस तरह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो सबसे अच्छे तरीके से जिससे इम्प्रूव होती है ना वो बोलने से होती है, पहली चीज़। सेकंड ये कि कम्युनिकेशन में स्पेशली हमारे लिए, जब इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारी जो होती है ना वो लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, ठीक है, जो अल्फाज हम यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए वो हमारे पास कम है। अब उर्दू में हमारे पास हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड है, हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट प्रॉपर वर्ड है जिससे हम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। इंग्लिश में हमारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं शुरू में, और हम उसी को बोले जा रहे होते हैं और उसी से हर मतलब को एसोसिएट कर रहे होते हैं, जो कि जिसकी वजह से भी आपकी जो होती है ना कम्युनिकेशन वो काफ़ी लो होती है। क्यों? आपकी वोकैबुलरी कम है। अब उसमें मैं रिकमेंड लोगों को ये करता हूँ कि जो आपका मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है ना, जो आपको लगता है कि जो आपको जिस तरीके से आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं, जो पसंद है, कार्टून जो मूवीज़ हो, पॉडकास्ट हो, आप उसको देखें बट विद सबटाइटल्स। पहली चीज़, ऐसा कोई भी वर्ड जो है वो आपने देखा और सुना जो आपने कभी नहीं सुना, आप वहाँ गूगल पे जाएं, देखें उसका मतलब क्या है, और फिर उसको अपने लैंग्वेज में या अपने कम्युनिकेशन में कॉन्स्टेंटली जो है उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर वो आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि आप हर दिन एक वर्ड सीखें और उसको कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज करें, और 365 डेज 365 न्यू वर्ड्स, 365 न्यू वर्ड्स ऐड हो रहे हैं आपके वोकैबुलरी में, यानी कि आप 365 तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में इंग्लिश में। तो मेरे केस में मुझे पॉडकास्ट सुनना काफ़ी पसंद है, और मैं रेसलिंग फ़ैन काफ़ी ज़्यादा हूँ, तो मैं रेसलिंग पॉडकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ इस तरीके से ना, बाकी ऑनलाइन के अलावा जो रेसलिंग पॉडकास्ट है। तो अगर ऐसा कोई वर्ड होता है जिसका मुझे नहीं पता, मैं जाता हूँ देखता हूँ उसका मतलब क्या है, और फिर उसके बाद जो है उसको जो है वो जो अपनी वोकैबुलरी में यूटिलाइज करता हूँ, 3 4 5 दफ़ा मैं यूज़ करता हूँ, वो फिर फ्लुएंट मेरी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाती है, और फिर वहाँ से जो है वो वोकैबुलरी का पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको चेंज करने का। एंड देन फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो होता है आपका एक्सेंट। एक्सेंट भी जो है ना वो भी चेंज हो जाता है काफ़ी हद तक, अगर आपने करना हो। वो भी इसी तरीके से होता है कि आप वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब कर पाओ स्लोली, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है ना कि शुरू में मुश्किल लगती है, फिर सेकंड टाइम पे जो वो थोड़ी कम मुश्किल होती है, थर्ड में वो आसान होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे होते हो। तो एक्सेंट में भी ये चीज़ होता है। तो कम्युनिकेशन और एक्सेंट ये दोनों चीज़ें तभी बेहतर होती हैं जब आप रेपिटेशन में एक चीज़ कर रहे हो, और स्पेशली अपने वोकैबुलरी को बेहतर कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके अंदर। तो आप क्या कहते हैं लोगों को कि वो किस तरह एक गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं? गेस्ट के क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे गेस्ट आ गया, उसने बुक कर लिया, लेकिन एक प्रॉपर बुकिंग का पैटर्न होना चाहिए।
इस तरीके से ना आपको कि कल 10 बजे आपका वैसे प्रॉपर कैलेंडर लिंक हो, आप उसको कहें कि इस पे बुक करें ताकि आपके टाइम की अवेलेबिलिटी भी जो है वो आपके कैलेंडर पे हो और उसके जी टाइम की अवेलेबिलिटी भी जो है वो उसके कैलेंडर पे हो और इस हिसाब से एक टाइम बुक किया जाए। मेरे हिसाब से जब तक एक टाइम कैलेंडर के ऊपर बुक नहीं है ना, तब तक वो ऑफिशियल बुक है ही नहीं। जी क्यों? क्योंकि फिर वो ना उसकी प्रायोरिटी में, ना मेरे, मैं भी भूल सकता हूँ, वो भी भूल सकता है। तो मेरे लिए जब तक वो कैलेंडर पे नहीं है ना मेरे और उसके, तब तक वो ऑफिशियल नहीं है, पहली चीज़। सेकंड, जब तक वो बुक नहीं होता आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरह नहीं करेगा, वो कल ही बुक कर लेगा। अगेन डिपेंड्स, अगर कल भी करे तो आपको स्टिल 24 घंटे प्रिपेयर करने के लिए, ठीक जी है। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनको रीच आउट करना किस तरह है। मेरे केस में इस तरीके से मैं देखता हूँ कि सबसे पहली चीज़ वो कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं होते हैं। कुछ लोग जो है इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फेसबुक पे नहीं है। वो जो है लिंक्डइन में ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म पर जो है ना पहले थोड़ा टाइम उनसे, अगेन कुछ चीज़ें अब डिफरेंट होंगी मेरे लिए, क्योंकि अगेन वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, लोगों को आइडिया हो जाता है, गेस्ट वगैरह उस तरह। लेकिन अगर जिस तरह मैं शुरू में बताऊँ, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया वो ये है कि मैं कुछ लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज करता हूँ उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, जी ठीक है। रिएक्ट करना, कमेंट करना। आप सोचे कि 4 या 5 दफ़ा अगर आपने किसी को रिएक्ट किया हो, इंगेज किया हो, कमेंट किया हो, प्रॉपर स्टोरीज पे रिप्लाई दिया हो, अगेन वैल्यूएबल, उससे ये होगा कि उसको आप, वो आपको बार बार देख रहा है, ठीक है। और जी उससे फिर स्लोली स्लोली याद हो जाएगा कि यार एक लड़का है, उसका नाम रेहान है और वो ही काम, एंड देन फिर आप उसको रीच आउट करते हो अपने पॉडकास्ट के लिए। और मेरी एक प्रॉपर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ उसका, वो किस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को रीच आउट करना है तो हे माय नेम इज़ आरजे अहमद, आई हैव अ पॉडकास्ट कॉल्ड इंटरव्यूज विद एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ मैं पॉडकास्ट करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स का, वो सुपर ऑसम इन द निशेस। आई हैव इंटरव्यूड ओवर 150 एंटरप्रेन्योर्स, इंक्लूडिंग कौन कौन से गेस्ट मैंने इंटरव्यू किए हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हैं तो लेट्स से अगर आपने कोई रेलेवेंट नेम्स किए हैं, जिस तरह सर रेहान रंडा वाला है, तो अगर आप किसी और को रीच आउट करें तो उनके नेम्स को लेवरेज करें, ताकि वो दूसरे बंदे को बता सके ये चीज़ कि आप ऑलरेडी हाई कैलिबर गेस्ट को इंटरव्यू पे लेकर आए हुए हैं। तो जी मेरे केस में लाइक आई हैव इंटरव्यूड रसल ब्रॉनसन, ये आई वुड लव टू हैव यू ऑन द शो फॉर 30 मिनट्स। मैं उनको बता रहा हूँ कि कितने टाइम का इंटरव्यू होगा, ठीक है। आइदर सेंड मी योर कैलेंडर, उनको मैं कह रहा हूँ, और लेट मी नो हु इज़ द बेस्ट पर्सन टू मेक इट हैपन। क्यों? क्योंकि स्पेशली जो बिजनेस ओनर्स है ना, जी इनके कैलेंडर्स इनके असिस्टेंट भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं ना कि अगर आपके पास आपका कैलेंडर नहीं है और आपके असिस्टेंट के पास है, हमें ये बताओ कि आपका असिस्टेंट कौन है, असिस्टेंट का ईमेल क्या है, और फिर हम उसको ईमेल करते हैं और आगे आपको बुक करते हैं। तो अगर वो मुझे रिप्लाई करते हैं और मुझे कहते हैं ये असिस्टेंट का ईमेल है, मैं नॉर्मली ये करता हूँ उसी मैसेज का स्क्रीनशॉट लेता हूँ एज अ प्रूफ, जी उसके असिस्टेंट को ईमेल करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटरव्यू दिस पर्सन ऑन द शो, ही ऑलरेडी सेड यस, ब्रैकेट में डाल के, और फिर उसको मैसेज भेजता हूँ कि इसने ऑलरेडी कह दिया है, और प्रूफ जो है वो स्क्रीनशॉट मैंने उसको प्रोवाइड किया होता है। अब मुझे कोई प्रॉपर टाइम बताएं और उसको हम बुक करते हैं कैलेंडर पर, जी ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी स्क्रिप्ट है और इट वर्क सिंपल एज इट इज़, क्योंकि यही स्क्रिप्ट एग्जैक्टली मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, जितने पॉडकास्ट क्लाइंट्स हैं उनके लिए यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे मजे की बात ये है कि ये इंटरनेट में मैंने अवेलेबल रखी हुई है फॉर फ्री, और सिंस वो फ्री है लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते और मेरे से पूछते हैं कि आप क्या स्क्रिप्ट यूटिलाइज करते हैं। मैंने कहा मेरी स्क्रिप्ट मेरे प्रोफाइल की लिंक में अवेलेबल है, बस आपने कभी देखी नहीं है और आपने कभी उसको यूज़ नहीं किया, और फिर आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी क्योंकि सिंस वो वहाँ अवेलेबल पड़ी हुई है फॉर फ्री। सो ये मेरा आउटरीच का उनके साथ मेथड है। एंड देन अगेन दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि लेट्स से उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरा काम ये है कि मैं कॉन्स्टेंट फॉलो अप्स करूँ, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। आप यकीन माने एक टाइम मुझे 1 साल लगे गेस्ट को फॉलो अप करके फिर उसको बुक करने, फिर जाकर उसने मैसेज देखा और फिर हमने उसको इंटरव्यू को बुक किया। और फिर क्योंकि देखें जब आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी अपनी पर्सनल नीड है, आप चाहते हैं कि वो आपके पॉडकास्ट पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि आपको उसका टाइम चाहिए, राइट। अगर आप ये कहेंगे कि मैं क्यों उसको फॉलो अप करूँ, क्यों नहीं आ रहा मेरे पॉडकास्ट पे, मैं तो नहीं इस तरह फॉलो अप करूँगा, इसका मतलब ये है कि अब अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप उसको ये इस तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो मुझे रिप्लाई ही नहीं देता, मैं तो नहीं क्यों। अगर सिंस अगर आपका रियली दिल है कि आप उसको लेकर आओ, उसका मतलब ये है कि आपको उसके टुवर्ड्स वर्क करना पड़ेगा, जी कांस्टेंट फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर वो फेसबुक पे रिप्लाई नहीं करें, इंस्टाग्राम पे ट्राई करें, ईमेल पे ट्राई करें, और देखेंगे वो रिप्लाई उस तरीके से देता है कि नहीं, जी तो फिर वो जो कांस्टेंट फॉलो अप्स होते हैं ना, वो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसके अंदर ईगो को बीच में लेकर आना वो इज़ नॉट अ वाइज चॉइस। हमेशा अगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, तो 1 हफ्ते बाद रिप्लाई फॉलो अप करें, 2 हफ्ते बाद। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेजोरिटी लोग गेस्ट बुक ही नहीं कर पाते। क्यों? एक मैसेज करते हैं और फिर आगे वो फॉलो अप करते ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ माइंड में रख के पॉडकास्टिंग स्टार्ट करें? देखिए मैं जो एडवाइस करूँगा ना,
पॉडकास्ट कह रहा हूँ, अगर कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, स्टार्ट अ पॉडकास्ट फॉर बीइंग फेमस, ठीक है। एक चीज़ अपने दिमाग से निकाला कि फेमस होने के ना अच्छे और बुरे दोनों तरीके होते हैं। तो फेमस वाला चक्कर तो अपने दिमाग से निकाल दें कि फेमस होना है हमें। फेमस देखिए, फेमस आपके जब काम अच्छे होंगे ना आप हो जाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं था फेमस होने का, ये होने का, वो अभी स्टिल काफ़ी लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन जिनको पता है उन्हें पता है कि यार क्या वैल्यू है टेबल पे वगैरह, उनको आइडिया है, ठीक है। और मुझे बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फेमस नहीं हूँ। और मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आपका कंटेंट इतना अंडररेटेड है, इतने व्यूज़ होने चाहिए। मैंने कहा आपने सिंस कहा ना कि मेरा कंटेंट अंडररेटेड है, मेरे लिए वही वन है। नहीं आप कह रहे हैं कि कंटेंट इतना अच्छा है कि वो और ज़्यादा जाना चाहिए, तो वो चले जाएगा, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फेमस वाला जो चक्कर कोई सोच के आ रहा है ना, वो निकालें। सेकंड, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका एक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर किस वजह से रहे हैं। एक तो फेम होता है ना, दूसरा होता है कि आप मॉनेटरी गेन के लिए करें कि पैसे आएंगे ये वो, या आप अपनी अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए करें। अगर आपको ऐसी क्लैरिटी नहीं है ना कि आप किस वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट करें, तो आप 10 एपिसोड बाद छोड़ देंगे, 20 एपिसोड बाद छोड़ देंगे, तो आप क्लियर ही नहीं है आप असल में करना क्या चाह रहे हो उस पॉडकास्ट से। मेरे केस में मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, एक अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए, सेकंड नेटवर्किंग के लिए, थर्ड क्लाइंट्स के लिए। ये तीनों चीज़ें मेरे पॉडकास्ट से जो है फुलफिल हो रही हैं। सिंस वो क्लियर है मेरे लिए, तो इसी वजह से मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि क्यों मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए। अब जो लोग क्लियर ही नहीं है वो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर स्टार्ट क्यों किया था? क्यों वो क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप पैसों के लिए करें, अथॉरिटी के लिए करें, नेटवर्क के लिए करें, या तीनों के लिए करें, या तीन में से कोई भी दो करें। ये जब आपको क्लियर होगा ना, फिर आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हमें फेमस होना है। काफ़ी लोग हैं जो बहुत फेमस है लेकिन बहुत ब्रोक है, उनके पास पैसा भी नहीं है। और काफ़ी लोग हैं जो फेमस बिल्कुल नहीं है और वो अच्छे खासा पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लिमिटेड ऑडियंस से भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपके पास एक ऐसी सेट ऑफ ऑडियंस है ना जो आपको पैसे देने के लिए राजी है, आपकी सर्विस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, वो ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा ऑडियंस। वो इसी वजह से जो है ना वो कामयाब है एक छोटी ऑडियंस के साथ भी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एडवाइस दूंगा मैं अगर कोई भी पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप पॉडकास्ट के अलावा भी कोई कंटेंट करते हैं या सिर्फ अभी आप पॉडकास्ट ही करते हैं? नहीं, पॉडकास्ट के अलावा मैं कंटेंट करता हूँ। आप ये समझ लें कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया पॉडकास्ट के अलावा, वो मैं काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड करता हूँ। अगर मेरे दिमाग में कभी भी कोई चीज़ आ जाती है ना, अभी मैंने रिसेंटली पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो हवा में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। मेरे दिमाग में था कि मैंने रिकॉर्ड करनी है, और वो कंटेंट भी रिकॉर्ड मैंने किया था अराउंड ट्रस्ट, कि बिजनेस नॉर्मली इज अराउंड ट्रस्ट होता है। और वो इतनी परफेक्ट लोकेशन इसी वजह से थी क्योंकि मैं दूसरे बंदे को ट्रस्ट करके पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ और उस चीज़ के अराउंड मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में कभी भी किसी चीज़ के अराउंड कंटेंट आता है, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, बेशक वो बिजनेस का हो, पर्सनल डेवलपमेंट का हो, माइंडसेट का हो, तो वो कंटेंट चल रहा होता है। एंड देन लॉन्ग फॉर्म का भी मेरा इसी तरीके से है। तो पॉडकास्ट के अलावा अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर रिव्यू कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ इस तरीके से, जो कि मैं पर्सनली यूज़ और इंडोर्स कर सकता हूँ, तो उसके अराउंड भी मैं कंटेंट बनाता हूँ। तो पॉडकास्ट के अलावा भी काफ़ी कंटेंट, लेकिन पॉडकास्ट बहुत अच्छा तरीका होता है कंटेंट के लिए, बिकॉज आप सोचें कि 30 मिनट का पॉडकास्ट हो, वो 30 मिनट का पॉडकास्ट फेसबुक पे भी जा रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, उसके बाद वो रीपर्पस हो रहा है, उसमें से 5 या 6 रील्स बन रही हैं जो कि इंस्टाग्राम में भी पोस्ट हो रही है, टिकटॉक पे भी पोस्ट हो रही है, फेसबुक पे भी पोस्ट हो रही है, यूट्यूब पे भी पोस्ट हो रही है। सिर्फ एक पॉडकास्ट वो किस तरीके से रीपर्पस हो रहा है, तो इस वजह से मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट स्टिल उसके अलावा जो मैं काफ़ी कंटेंट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कंटेंट प्रोडक्शन एजेंसी आपने किस सोच के साथ स्टार्ट की थी? असल में जिस टाइम मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और आई थिंक 8 या 9 एपिसोड हो गए ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को वही सवाल था जो अभी भी चल रहा होता है कि यार कैसे एक लड़का जो है वो 20 साल का पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू कर रहा है, वो भी इंग्लिश के अंदर। तो हर बंदे ने मेरे से कॉन्स्टेंटली यही चीज़ पूछ रहा होता था, किस तरह करे हो आप, किस तरह करो सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो उस टाइम में जो है पहले तो मैंने पॉडकास्ट और गेस्ट बुकिंग का मैंने कोर्स लॉन्च किया था पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में नहीं, और फिर लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोर्सेज में नॉर्मली जो है ना वो इस तरह होता है कि 100% कम्प्लीशन रेट तो नहीं होता, 100% सक्सेस रेट भी नहीं होता ओवरऑल। जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उस चीज़ को लेके चल रहा है। तो वो और फिर दूसरा इशू ये था कि वो रेवेन्यू वाइज भी हमारे लिए उस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था कि आप ये समझे कि वो हर मंथ आप जीरो से स्टार्ट करें, आप कोर्स सेल करें, देन फिर आप अगेन जीरो से स्टार्ट करें, फिर आप कोर्स सेल करें, अगेन जीरो से स्टार्ट करें। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे लिए पर्सनली जो है वो आप ये समझ लें कि एक तो बारे में नहीं थी, देन स्टूडेंट्स उस तरीके से रिजल्ट भी जनरेट नहीं करते अपने लिए, क्यों वो काम नहीं कर रहे होते उस तरीके से। मैंने कहा यार ये तो बारे में नहीं है। तो फिर जो है ना फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों अगर हम एक डन फॉर यू सर्विस स्टार्ट करें प्रोडक्शन की, क्लाइंट्स को रिटेनर चार्ज करें और फिर उनके साथ उनका पॉडकास्ट स्टार्ट करें और उसको ग्रो करें। तो फिर इस वजह से जो है फिर पॉडकास्ट प्रोडक्शन के अंदर हम आए और हमने क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। शुरू में ज़रा चैलेंजेस आए, स्पेशली फर्स्ट क्लाइंट के साथ, क्योंकि एक तो मैं उस क्लाइंट को अकेले हैंडल कर रहा था, और इसका मतलब ये कि अब मेरे पास 2 चीज़ें हैंडल करने के लिए थी, एक अपना पॉडकास्ट है, एक उसका।
तो वो ना काफ़ी बर्न आउट हो गया था मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों से, यानी कि एक अपना पॉडकास्ट और उसका पॉडकास्ट हैंडल करते हुए मैं तो बर्न आउट हो गया था। मैंने कहा यार ये तो हैंडल ही नहीं हो रही चीज़ें, सारी चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं। तो उसके साथ हमने 2 महीने काम किया, तो फिर हमारा काम जो है उसके साथ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि क्या चीज़ें जो है वो गलत है। एक तो ये कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपका काम आउटसोर्स करके हैंडल करे। अगेन सिर्फ आउटसोर्स मॉडल नहीं, जी ठीक है, आउटसोर्सर्स नहीं, आपको वैसे एक ऐसी टीम होनी चाहिए या ऐसे लोग होने चाहिए जिसके साथ इवन प्रोजेक्ट बेस में काम करे हो, लेकिन वो आपको फिर आपका सिस्टम का पार्ट हो, ठीक है। उस तरीके से नहीं कि जो मेजोरिटी लोग करते हैं वो आउटसोर्स करके सीधे कभी फाइवर पे कभी अपवर्क पे, इस तरह नहीं। आप वो या तो उस तरह का काम कर भी रहे हैं, अगर वहाँ से वो पे ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर वो आपके सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। तो मेरे केस में यही, फिर मैंने पहला जो है जो पहली हायर की वो पहला वीडियो एडिटर हायर किया, तो थोड़ा वर्कलोड एलिमिनेट हुआ, नंबर ऑफ हैंड्स इंक्रीज हुए, 2 हाथ से 4 हाथ हो गए। तो इस तरीके से फिर ग्राफिक डिज़ाइनर ऐड किया वगैरह वगैरह। तो फिर जो है ना वो चीज़ें ज़रा समझ आने लगी कि किस तरह से कंटेंट प्रोडक्शन को हैंडल करना चाहिए। तो जो हमारा सेकंड क्लाइंट था, वो आप ये समझ लें कि अभी भी 3 साल से ऊपर हो गया वो हमारे साथ काम कर रहा है, और उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं पिछले 3 साल के अंदर, क्योंकि वो मंथली पे कर रहा है। हाँ, पाकिस्तानी 8 फिगर से ऊपर इन नंबर्स, मैं कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं कहना चाह रहा, लेकिन 8 फिगर इन पीकेआरओपी। तो उसका मतलब है कि अगर आप एक क्लाइंट को क्लोज करते हैं और उसको लॉन्ग इनफ उसको जो है वो रिटेन कर पाते हैं, तो आप सोचें कि आप कितने ज़्यादा पैसे कर सकते हैं कंपेयर टू वन ऑफ, कि आप पर प्रोजेक्ट या वन ऑफ जो है वो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, बजाय इसके अगर आप रिटेनर पे काम करो तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता तो आपके क्लाइंट ज्यादा किस कैटेगरी के अंदर पॉडकास्टर रहते हैं? है। मिक्स है, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर नहीं है हम, क्योंकि देखें कंटेंट प्रोडक्शन जो है वो ये है कि आप स्पेशली पॉडकास्ट जो है ना वो आप समझ लेंगे, आप मेजोरिटी नीशेस के ना एडिट वाइज या वैसे जो है ना काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो हमारे पास हेल्थ नीशेस के भी हैं, रिलेशनशिप नीशेस के भी हैं, मेक मनी ऑनलाइन के भी हैं, रियल एस्टेट के भी हैं। तो मिक्स कैटेगरीज हैं, कोई इस तरह फिक्स नहीं है कि ये हैं वो हैं, मिक्स ही है हमारे पास। ये मतलब आप सिर्फ जो है वो स्टूडियो देते हैं या एडिटिंग वगैरह मिला के सारे? स्टूडियो के लिए हम उनको गाइड करते हैं कि अगर उन्होंने, हम देखते हैं उनका रूम किस तरह है, हम उनको कहते हैं अपने रूम के फोटोज भेजें, हम ये बताएं कि आपको क्या चीज़ें अभी अवेलेबल हैं और आप किस तरीके का स्टूडियो चाह रहे हैं। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आपको अपने रूम के साथ क्या करना चाहिए, कौन से फर्नीचर है, कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए, कौन सी लाइटिंग, कौन सा टूल ऐड करना चाहिए, ताकि समवेयर क्लोज टू उस तरीके का लगे। एंड देन फिर हम सारे प्रोडक्शन हैंडल करते हैं, सारी एडिट्स वगैरह सब कुछ, एडिट, पॉडकास्ट एडिटिंग, रिपर्पसिंग, अगेन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, और कुछ केसेस में गेस्ट बुकिंग, वो भी हम हैंडल करते हैं, डिपेंड करता है कि किस सर्विस पे है वो। तो हम ये सारी ऑल एंड ऑल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा मेन प्रोपोजिशन जो है ना वो पॉडकास्ट के प्रोडक्शन के अंदर वो ये है कि हम तुम्हारा टाइम सेव करें ताकि तुम ये बोरिंग टास्क ना करो। तुम वो काम करो जिसके लिए तुम बने हो, तुम वो काम करो जिसके लिए तुम बेहतर हो, तुम वो काम करो जो तुम्हारे लिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और ये चीज़ हमें प्रोवाइड करो और हम उसको हैंडल करें, ठीक है। आप माशाल्लाह से, आपकी एज क्या है इस टाइम पे? अभी 10 ईयर। तो 10 साल में कोई भी जो है वो ऑनलाइन आईटी कंपनी या कोई भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सर्विसेज नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एकदम इतना लेवरेज है कि आप जब तक हमारी एज में पहुंचेंगे तो आपके पास हमारे से डबल एक्सपीरियंस होगा, जो आपने बहुत पहले स्टार्ट किया, राइट। इसका मतलब है कि आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर रहे होंगे। तो मेरे लिए पर्सनली जो है, अगर आप मेरे से पूछें कि मैं आपके लिए क्या असिस्ट करता हूँ, ऑफकोर्स एक तो ये कि आपको एक स्टेज प्रोवाइड करना जहाँ आप बाकी लोगों को सॉर्ट ऑफ लाइक इंस्पायर कर पाएँ कि क्यों उनको स्टार्ट करना चाहिए एट यंग एज, क्या बेनिफिट है कि 10 साल की एज में, 11 साल की एज में स्टार्ट करना और इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ लाइक बनना, और साथ में उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको देखना, ताकि बाकी लोग भी स्टार्ट करें। क्योंकि उससे ये होता है कि मुझे अच्छे से याद है कि रसल ने एक बात की थी कि ये एक 4 मिनट माइल होता है, ठीक है। वो इस तरीके से अगर वो आपको एज एन इंस्पिरेशन लेकर चलेंगे कि अगर रेहान कर सकता है ना इस एज में, तो इसका मतलब है कि हम भी कर सकते हैं। तो वो जो एक होता है ना कि एक 4 मिनट माइल जो उसके लिए ब्रेक हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो आपको पोजीशन करना कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू जिस तरीके से गाइड करना चाहिए उस तरीके से कर पाएँ, और एक स्टेज प्रोवाइड करना जिससे आप अपनी स्टोरी को शेयर कर पाएँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, आप पॉडकास्ट के अंदर आए और आपने अपना कीमती टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया रेहान। थैंक यू।